अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में कुछ आमदीद। इमरान खान ने बहुधा ऑडियोज का ना सिर्फ इतराफ़ कर लिया बल्कि इस बात की तरफ इशारा भी दिया, बल्कि उन्होंने वाज़ेह अंदाज में ये बात कही है कि जनाब अल्लाह ताला का हुक्म है, गुनाहों और गलतियों की पर्दापोशी की जानी चाहिए, नहीं तो माशरे के अंदर गलाजत फैलती है। इमरान खान साहब ने ये इंकशाफात जो किए हैं ये उन्होंने हबीब अकरम साहब के साथ एक इंटरव्यू में किए हैं जो सुनो टीवी के ऊपर नशर हुआ है। और इस इंटरव्यू के अंदर ये वाला जो नुक्ता है वो इस वजह से ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इमरान खान साहब की ज़ात से तो किसी की भी इज्जत महफूज नहीं रह सकी। जब जब भी उन्होंने मुंह खोला है, जब जब भी उन्होंने कोई बात की है तो उसका निशाना हर एक बना है, अक्रॉस द बोर्ड बना है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तफरीक है बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब की जब से वो बेहुदा ऑडियोज सामने आई हैं, इमरान खान साहब की तरफ से उन ऑडियोज के ऊपर जो पहला रिएक्शन ऑफिशियली सामने आया है वो ये है कि जनाब अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है कि हम गलतियों की पर्दापोशी करें। और यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से ये बात जब सामने आती है तो फिर ये सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान साहब को ये बात करनी पड़ी, क्योंकि ऑडियोज तो आ चुकी थी। इमरान खान साहब या इमरान खान साहब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे अफराद इस हवाले से कोई तरदीदी बयान जारी कर सकते थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। इसके ये जो वजाहत आई थी इसके पीछे की कहानी कुछ और है, क्योंकि कल सारा दिन सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जगहों से कुछ चीज़ें व्हाट्सएप्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करती रही। एक किताब और उस किताब का कुछ जो इक़्तबासात हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते रहे, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब की जो एक साबिक दोस्त थी क्रिस्टीना बेकर और उनके हवाले से या उनकी जो किताब थी फ्रॉम MTV टू मक्का, इसके हवाले दिए जाते रहे। और इसके अंदर ये बात कही जाती रही कि जनाब मौसूफ़ा के यानी क्रिस्टीना बेकर के इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात रह चुके हैं और वो इमरान खान साहब के साथ रिश्ते में होने की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और इमरान खान साहब को जब इस बारे में पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं और वो जो जिस बच्चे को वो बर्थ देने जा रही हैं वो एक लड़की है, 3 महीने तक इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक्साइटेड रहे। लेकिन 3 महीने के बाद उन्होंने कहा क्रिस्टीना बेकर को कि जनाब आप इसको अबॉर्ट करवा दें। जिसके बाद क्रिस्टीना बेकर ने का कहना यह है कि मैंने बड़े ही टूटे दिल के साथ, बड़ी ही दिल गिरफ्तगी के साथ इस बच्चे को अबॉर्ट कराया। उनका यह कहना था कि हम लंदन में एक कपल के तौर पर भी रहते रहे हैं और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है लंदन में ही जमाइमा गोल्डस्मिथ उनकी लाइफ में आ गई। तो मेरे साथ जो उन्होंने शादीशुदी के वादे किए हुए थे वो भूल गए और उन्होंने जमाइमा के साथ शादी कर ली। जमाइमा के साथ शादी करने के बाद वो पाकिस्तान आ गए, यहाँ पर फिर जमाइमा के साथ उनका ब्रेकअप हो गया। उन्होंने फिर क्रिस्टीना बेकर के साथ रब्ता किया। क्रिस्टीना बेकर उनके कहने पे पाकिस्तान आई। यहाँ पर आकर वो किसी जगह पर स्कर्दू के करीब कोई फार्म हाउस था, उन्होंने उसका बड़ी मंजरकशी की है कि जनाब बड़ा खूबसूरत जगह थी, पहाड़ नज़र आते थे, सूरज की जब किरणें पड़ती थीं तो इस तरह लगता था जैसे मंजर जो है एक सुनहरी धूप छा गई है, वो इस तरह की उन्होंने बड़ी मंजरकशी की है। और फिर उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब के एक करीबी दोस्त हैं ओन चौधरी साहब। ओन चौधरी साहब ने जो है उनके ऊपर हमला किया, यानी उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और उनको धमकाया, उनको ये कहा कि मैं तुम पर तेज़ाब फेंक दूंगा वगैरह वगैरह। और उन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि जनाब मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। तो इमरान खान ने कहा इंजॉय करो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और उन्होंने कहा कि जनाब जब ये बात मेरे सामने आई तो मैंने कहा कि यार ये बंदा कितना घटिया है और झूठा है। और जिसके बाद उन्होंने कहा जनाब मेरा दिल टूट गया और मैं फिर पाकिस्तान से वापस चली गई और फिर मैं दोबारा कभी इमरान खान साहब की ज़िंदगी में नहीं आई क्योंकि ये शख्स मेरी सोच से ज़्यादा घटिया निकला था। अब इस इंकशाफ के सामने आने के बाद तो यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें बननी थी, लेकिन और बहुत सारी जो है गॉसिप्स का आगाज़ होना था, बहुत सारी जो है सोशल मीडिया पर आपको पता है जब कोई चीज़ वायरल हो जाए तो फिर उसको या उसके चीज़ों को रोका नहीं जा सकता। इसी तरीके से ये वाली ये जो इक़्तबासात थे ये मुझे भी 2-3 जगहों से व्हाट्सएप किए गए, मुझे भी ये जो है कहा गया कि जनाब इसके ऊपर आप वीडियो करें। लेकिन चूँकि वो किताब मैंने पढ़ी हुई थी फ्रॉम MTV टू मक्का, तो मैंने कहा यार ये मैंने जब क्योंकि काफ़ी पुरानी किताब है तो मैंने कहा यार मेरे ज़हन के अंदर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही। फिर मैंने दोबारा उस किताब को का ऑनलाइन वर्शन देखा और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब से सियासी इख्तलाफात, इमरान खान साहब की वो जो सारी गंदगी है वो अपनी जगह पर, लेकिन जो किताब के अंदर चीज़ें बयान की गई हैं वो ये जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं ये उससे बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। क्योंकि इस हवाले से क्रिस्टीना बेकर की जो किताब है उसका एक चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है हाई लव।
ٹھیک ہے جی. اور اس ہائی لو کے اندر جو کرسٹینا بیکر ہیں انہوں نے اس سے ایک مختلف سٹوری بیان کی ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے ریلیشنز کے حوالے سے اس چیپٹر کے اندر واضح طور پر بہت ساری باتیں بتائی ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کا بلکہ انہوں نے ایک واقعہ بھی اس کے اندر کوٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں لیکن عمران خان فاصلہ رکھتے تھے, وہ بہت زیادہ قریب نہیں آتے تھے. ہم نے ایک پارٹی میں جانا تھا, اس پارٹی کے لیے میں نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, عمران خان نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. عمران خان مجھے بڑی جذب کی نظروں سے دیکھ رہے تھے, بڑی وارفتگی شو کر رہے تھے اور میں یہ سمجھ رہی تھی کہ عمران خان آج میرے قریب آئیں گے. اس قسم کی انہوں نے گفتگو کی لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے حیران کر دیا. حیران اس وجہ سے کر دیا کہ انہوں نے کہا جناب کہ تم یہ والا کوٹ پہن کے چلو میرے ساتھ. انہوں نے کہا جناب یہ کوٹ کیوں پہنوں؟ انہوں نے کہا جناب ہمارے کلچر کے اندر جو خاتون ہے اس کا جسم نظر نہیں آنا چاہیے اور جو ہے اگر آپ نے میرے ساتھ جانا ہے تو پھر آپ کو ذرا تھوڑا سا اس بات کا خیال کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا جناب پھر میں نے وہ کوٹ پہنا اور ساری رات ہم پارٹی میں رہے لیکن میں نے ڈانسنگ فلور پہ بھی گئے میں عمران خان کے ساتھ لیکن ہم نے وہ کوٹ نہیں اتارا کیونکہ وہ میرے گھٹنوں سے نیچے تک کا تھا. اس طرح کی انہوں نے سٹوری بیان کی ہے اور یہ جو چیز سامنے آئی ہے یہ ذرا اس سے تھوڑی سی مختلف نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ اس کا ایک وہ جو میں نے جو چونکہ آن لائن دیکھی ہے اس کا ایک سکرین شاٹ اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ ٹرو لو کا یا ہائی لو کا جو چیپٹر تھا. اچھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر بے شمار ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے. یہ جو آڈیوز آئی ہیں یہ آپ کے سامنے ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے. سیتا وائٹ ہیں وہ ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. بھی بلکہ ریسنٹلی جو عمران خان صاحب نے شادی کی ہے بشرا بی بی سے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں کہ جناب عدت کے اندر شادی کر لی اور اس طرح کی بے شمار چیزیں. لیکن شادی کر لینا ایک قطعی طور پر ایک مختلف سچویشن ہے لیکن اس طریقے سے ایک خاص ماحول کے اندر ایک خاص چیز کو فیبریکیٹ کر کے سامنے لکھانا. دیکھیں حقائق اپنی جگہ پر ہے, جھوٹ اپنی جگہ پر ہے. حقیقت اس کتاب میں کیا ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بیان کر دی. جھوٹ ہے وہ جتنا مرضی بولیں, گٹے جوڑ کے بولیں, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اور عمران خان صاحب تو ویسے ہی جھوٹوں کے اگر میں یہ کہوں کہ اس گروہ کے امام ہے تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی لیکن جو ریکارڈ پر جو چیز درست ہے وہ درست ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے آلدو کے حبیب اکرم صاحب کے ساتھ گفتگو کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ گناہوں اور غلطیوں کے پردہ پوشی ہونی چاہیے, یقینی طور پر ہونی چاہیے, اس کو تشہیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن کیا کریں, آپ کو یاد ہے کہ طلال چودھری صاحب کے اوپر ایک معاملہ ہو گیا تھا, وہ تنظیم سازی والا معاملہ, کسی خاتون کے گھر چلے گئے تھے آدھی رات کو تنظیم سازی کرنے. تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے بھرے جلسوں کے اندر اس تنظیم سازی کا ذکر کیا تھا. اس وقت انہوں نے جو ہے وہ گناہوں کی پردہ پوشی کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ جناب یہ ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب والی وہ جو ماڈل تھی ایان علی, اس کے حوالے سے عمران خان صاحب اوپنلی کہتے رہیں گے جناب یہ ان کے ریلیشنز رہے ہیں فلاں ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کو کوئی پرابلم نہیں ہوا لیکن چونکہ اب ذات پر بات آ رہی ہے لہٰذا عمران خان صاحب کو اس کے اوپر بہت زیادہ پرابلمز کریٹ بھی ہو رہی ہیں اور وہ اس کے اوپر اس طریقے سے رد عمل بھی دے رہے ہیں. اگر آپ نے یہ انٹرویو دیکھا ہے تو اس انٹرویو کے اندر جہاں پر یہ والا ایک نقطہ امپورٹنٹ تھا, دوسرا نقطہ عمران خان صاحب کا تھا وہ حیران کن تھا. حیران کن اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ نے ہائی لیول کرپشن, منی لانڈرنگ, قبضہ گروپس اور سمگلنگ کو روکنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس جو واحد ادارہ ہے وہ ہے آئی ایس آئی. آپ کو آئی ایس آئی کے ذریعے ہی یہ تمام کام کرنے ہیں کیونکہ آئی ایس آئی بنیادی طور پر ایک فوج کا ادارہ ہے اور فوج سب سے زیادہ تگڑا ادارہ ہے, فوج کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں اور ہمیں اس ادارے کو استعمال کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جناب میں نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ میں اس کو استعمال کروں گا, فوج کی منظم فورس کو مافیاز کے خلاف استعمال کیا جائے گا. پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے ورنہ پاکستان کو بچایا نہیں جائے گا, یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپرٹی کے معاملات میں جو ہے تمام تر اختیارات عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے سپرد کر دیے جائیں, منی لانڈرنگ کو آئی ایس آئی کے سپرد کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی لیول کرپشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے, روکنے اور سزا دینے کے لیے آئی ایس آئی کا رول ہونا چاہیے. اور بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی اس خواہش کا جو تانا بانا ہے وہ ان کے ماضی میں اقتدار کے اندر جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ جڑتا ہے کیونکہ اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب نے اپنے پورے دور کے اندر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ
फैज़ हमीद साहब के ज़रिए ही अपना जो इक़्तिदार है उसको चलाया। कोरम असम्बली का ISI पूरा करती रही है, बंदे ISI लेके आती रही है, कानून साजी ISI करती रही है, मुकदमे ISI दर्ज कराती रही है, फैसले ISI कराती रही है। नैब को इस्तेमाल बकौल इमरान खान साहब के, वो मेरे अंडर ही नहीं था, वो तो फ़ौज के अंडर था, तो वो सारा कुछ करते रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि चूंकि इमरान खान साहब को जो गवर्नेंस है वो बजरिया ISI करने की आदत पड़ चुकी है। अब फौज कहती है जनाब हमारा सियासत में किरदार कोई नहीं है, इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं जनाब तुम तो मैं जान नहीं देना। अब ये वाले जो सिविल मामलात हैं, मिसाल के तौर पर कब्जे प्रॉपर्टी के ऊपर, ज़मीनों के ऊपर, ये जो प्लॉटों के ऊपर जो कब्जे हैं, ये ISI कैसे छुड़ा सकती है? ISI का क्या काम है कि वो दीवानी मामलात में आए और आके कब्जे छुड़ाए, तो वो जो बाकी काम है उनके वो कौन करेगा? वो फरिश्ते करेंगे। इसका मतलब ये है कि ISI के अंदर को 5-6 ISI अलग बनेगी, एक लैंड ग्रैबिंग के लिए बनेगी, एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ISI बनेगी, एक इरेडिकेशन ऑफ करप्शन ISI बनेगी। ये तो एक, और उसके बाद इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक अपोजिशन को जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे उनको जेलों में डालने के लिए अलग एक सिस्टम बनेगा। तो उसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी फ़ौज जो है वो ISI के अंदर शामिल हो जाएगी और ISI जो है वो मुल्क को चलाएगी। तो फिर इमरान खान साहब की क्या ज़रूरत है, या फिर इसके अंदर डेमोक्रेसी की क्या ज़रूरत है? डेमोक्रेसी तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए हमारे आइन के मुताबिक 3 बुनियादी कंपोनेंट हैं, जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव्स, और इसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा निज़ाम घूमता है। और जो एग्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर ही बाकी आपकी सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आती है और उसी ने आगे निज़ाम को चलाना है। लेकिन अलग से 1-1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर इमरान खान साहब अगर फ़ौज के ज़रिए मुल्क को चलाना चाहते हैं तो फिर फ़ौज कहेगी जनाब ताड़ी की लोड़े सी आप आ जाने। वही बात जो जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब से की थी कि जनाब अगर आपको सियासतदानों को जेल में रखना है, जो मेरा काम नहीं है, तो आप मुझे एक रिटर्न ऑर्डर दे दें, उस रिटर्न ऑर्डर पर मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा। और इमरान खान साहब ने उनको रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया था और शायद यही वजह है कि जनरल बाजवा साहब इस वक्त इमरान खान साहब के जो किसे कह सकते हैं पंचिंग बैग बने हुए हैं, तख्ता मश्क बने हुए हैं और इस वक्त तमाम तोपों का रुख जो है वो जनरल बाजवा साहब की तरफ ही है। लिहाजा ये जो सिचुएशन इमरान खान साहब बनाने की कोशिश कर रहे थे, कल जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, मेरी नज़र के अंदर उन्होंने ये जो दोनों बातें की हैं, एक तो अपनी पर्सनल क्लैरिफिकेशन यानी गुनाहों पर पर्दा डालने की, लेकिन गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए इमरान खान साहब ने जो रवैया ख़ुद इख्तियार किया हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि उनके ये जो है चीज़ें रुक पाएंगी और ये आगे बढ़ने इसका अमल किसी तरीके से मुतासर होगा। अलबत्ता ये जो दूसरा उन्होंने तजावीज़ पेश की हैं कि ISI को इस्तेमाल किया जाए वगैरह वगैरह, और ये भी मुझे काबिल अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के पास फ्यूचर गवर्नेंस का कोई प्लान अवेलेबल नहीं है। शुक्र है इसके अंदर उन्होंने इकोनॉमिकल रिवाइवल का हिस्सा नहीं डाल दिया कि ISI मुल्क के अंदर मीशत को बहाल करे। उन्होंने शुक्र है इसके अंदर ये नहीं डाल दिया कि सरमायाकारों का एतमाद भी ISI बहाल करे। शुक्र है उन्होंने इसके अंदर ये वाला नुक्ता में नहीं डाल दिया कि फ़ॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ISI लेके आए। उन्होंने ये भी नहीं डाल दिया कि दूसरे ममालिक के साथ जो मुआहदे करने हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बिहाफ पर ISI करे। शुक्र है बहुत सारी चीज़ें भी उन्होंने इसके अंदर शामिल नहीं की, लेकिन लगता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान साहब सिर्फ टांग पे टांग रख के बैठेंगे, 12 बजे आएंगे, 4 बजे चले जाएंगे और बनी गाला में जाकर सिर्फ और सिर्फ तर्जमानों का इजलास करेंगे और यहाँ पर जो हुकूमत है वो ISI चलाएगी। और अगर इमरान खान साहब का ये इरादा है तो फिर हमें इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के ऊपर इन्ना लिल्लाह ही पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।